राजेश लॉ सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग एक बार फिर SC/ST एक्ट 1989 की धारा 325A, SC/ST एक्ट की धारा 325A, ठीक है, व्यवहार में इसको धारा 5 का भी बोलते हैं। अब ये लिखा कैसे जाता है इसको मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि अलग अलग FIR की कॉपी में हर थानों में धारा को अलग अलग तरीके से लिखा जाता है। खैर उससे मतलब नहीं है, इसका प्रभाव क्या है, कब ये धारा लगती है, हम लोग आज इसी वीडियो में इसी पर चर्चा करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो फिर एक बार अनुसूचित जाति एवं जनजाति से संबंधित पीड़ित व्यक्ति या अन्य वर्ग के कोई भी पीड़ित व्यक्ति, चाहे वो सामान्य वर्ग के लोग हों, चाहे वो अदर बैकवर्ड कास्ट के लोग हों, जो इस धारा से पीड़ित हैं या जो इस धारा के ना लगाए जाने से पीड़ित हैं या जो लोग लगाए जाने से पीड़ित हैं, दोनों बातें, ठीक है। क्योंकि अगर इस एक्ट की धारा 325A का दुरुपयोग किया गया है तो पीड़ित सामान्य वर्ग या कोई OBC वर्ग का व्यक्ति होगा। अगर ये धारा के तहत अपराध होने पे नहीं लगाया जा रहा ये धारा या इसमें FR लगाया जा रहा है तो पीड़ित SC/ST वर्ग का कोई भी व्यक्ति होगा, यानी अनुसूचित जाति या जनजाति वर्ग का कोई भी व्यक्ति होगा। तो ये धारा है क्या? धारा 325A कब लगाई जाती है, हम लोग इसी टॉपिक पे चर्चा करेंगे। यानी कब किसी व्यक्ति पर SC/ST एक्ट की धारा 325A लगाई जाती है, इसको एट्रोसिटी एक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। एट्रोसिटी एक्ट भी इसे कहा जाता है। अस्पृश्यता निवारण एक्ट भी तो इसका नाम है। तो इस एक्ट के बारे में हम लोग देखेंगे धारा 325A क्या है। हाँ, एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, कोई भी व्यक्ति अनुसूचित जाति जनजाति का हो या किसी भी अदर वर्ग का कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी प्रकार का कोई कानूनी सलाह आपको लेना है तो आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे यहाँ विधि से जुड़ी हुई जानकारी भी दी जाती है और विधि के विषय पे जो बच्चे PCSJ, APO, HJS की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं या जो लोग प्रैक्टिस से जुड़े हुए हैं, अगर किसी को कोई क्लास ज्वाइन करनी है लॉ के बारे में, चाहे APO के लिए, PCSJ के लिए, HJS के लिए, तो आप इस नंबर पे संपर्क करके हमारे यहाँ ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों प्रकार के क्लास की सुविधा उपलब्ध है। आप अपनी सुविधा अनुसार क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग चर्चा करते हैं धारा 325A, SC/ST एक्ट है ये, ठीक है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति निवारण अधिनियम 1989 की धारा 325A 2016 में ये धारा जोड़ी गई है। यानी मूल अधिनियम तो 1989 में आया है, लेकिन धारा जोड़ी गई है 2016 में। ये धारा 325A इस तरह से भी FIR में लिखा हुआ मिलेगा आपको, 325 का भी लिखा हुआ मिलेगा, 325A इस तरह से भी लिखा हुआ मिलेगा। तीनों का एक ही अर्थ है, चाहे इस तरह से कहीं लिखा हुआ धारा हो, चाहे इस तरह से कहीं लिखा हुआ धारा हो या इस तरह से कहीं पे लिखा हुआ धारा हो, तीनों का एक ही मीनिंग है, ठीक है। अलग अलग जगह लिखने का अपना अपना ढंग है। अब ये धारा कब लगाई जाती है, हम लोगों को चर्चा इसी पे करना है, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। और धाराएं तो समझना आसान है, लेकिन ये धारा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन बिल्कुल इस वीडियो में आप बने रहिए, सारी कॉम्प्लिकेटेड इसका जो समस्या है, ठीक है, यानी जो इसकी जटिलता ना, उसको अभी 10 मिनट में फुस कर दिया जाएगा, ठीक है। ऐसा कुछ है नहीं इसमें। तो अच्छा, एक चीज़ और है, SC/ST से लेकर के अनुसूचित जाति जनजाति निवारण अधिनियम हो, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम हो, दहेज को लेकर के कोई अपराध है, ठीक है, IPC, CRPC सभी विषयों पे, ठीक है, लगभग अधिकतर, यानी कुछ एक्ट जैसे भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम हो गया, SC/ST एक्ट हो गया, DP एक्ट हो गया, यानी दहेज प्रतिषेध अधिनियम, इन पे पूरा का पूरा वीडियो आपको इस चैनल पे उपलब्ध है।
राजेश लॉ सेंटर चैनल पे आपको उस अधिनियम के बारे में पूरी जानकारी दे दी गई है। और SC ST में कितने पैसे दिए जाते हैं अपराध होने पे, किस तरह के अपराध होने पे फर्जी FIR दर्ज कराया गया हो तो उससे कैसे बचा जा सके, FIR ना दर्ज हो रहा हो तो कैसे दर्ज कराया जाए, कितनी राहत राशि मिलती है, कब गिरफ्तारी होती है, कब नहीं होती है। कई सारे वीडियो आपको इस चैनल पे सब उपलब्ध हैं। आप चैनल में प्लेलिस्ट में जा करके वीडियो को चेक करके वहाँ से देख सकते हैं। चैनल का नाम है राजेश लॉ सेंटर। हम लोग फिर धारा 3(2) BA को समझते हैं। ये धारा कब लगती है, ठीक है। ये धारा, हाँ एक चीज़ है, आप लोग वीडियो को तो देखते रहते हैं लेकिन कमेंट नहीं करते हैं। भाई देखने के बाद लाइक कमेंट करने में क्या जाता है। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक कमेंट कर दीजिए, अच्छा लगा तो अच्छे के रूप में कमेंट कर दो, बुरा लग रहा है तो बुरे के रूप में ही कमेंट कर दो, लेकिन कर दो कमेंट थोड़ा सा समय निकाल करके। और चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करके रखेंगे तो जैसे ही कोई भी वीडियो अपलोड होगा तुरंत आप तक पहुंच जाएगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई खर्चा नहीं आता, कोई एक्स्ट्रा चार्ज उसका नहीं है। आइए, हाँ फिर मैं एक बार कहूँगा, कोई भी समस्या किसी को है, ठीक है, चाहे SC ST एक्ट को लेकर के हो, अदर किसी विषय को लेकर के हो, जमीन का विवाद हो, अन्यथा तो आप इस नंबर पे फ़ोन उठाइए, तुरंत कॉल करके अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। चलिए, 2 पार्ट्स में ये एक्ट लगता है, ठीक है। एक तो कुछ धाराएं, यानी SC ST एक्ट में एक शेड्यूल बना हुआ है, उस शेड्यूल में कुछ धाराएं इकट्ठा ही लिख दी गई हैं कि जब इन धाराओं के तहत कोई अपराध होता, भी मैं इन धाराओं को बताऊंगा कि कौन कौन से अपराध हैं। यानी जब कभी किसी व्यक्ति पर इस धारा के अधीन मुकदमा दर्ज होता है तो उसे राहत राशि क्या मिलेगी और कितने इंस्टॉलमेंट में मिलेगी। दूसरी बात, इन धाराओं के तहत अपराध होने पे राहत राशि कितनी मिलती है और कितने इंस्टॉलमेंट में मिलती है, ये समझना है। क्या जैसे लगभग 3 इंस्टॉलमेंट में मिलती है, तीसरा इंस्टॉलमेंट में मामला समाप्त होने पे मिलता है या दोषी ठहराए जाने पे मिलता है, उस पर भी मैं क्लियर कट कर दूंगा आज। दूसरा कि ये कौन कौन सी धाराओं के तहत अपराध होने पे धारा 3(2) BA का मुकदमा बनता है। मैं केवल और केवल इस वीडियो में 3(2) BA समझा रहा हूँ और किसी धारा पे चर्चा नहीं कर रहा हूँ। ऐसे ही आपको और भी वीडियो अलग अलग धाराओं पे भी मिलेंगे। हाँ, एक वीडियो मैंने धारा 3(1) धा, ठीक है, फा और 3(2) BA सब पे कॉमन करके भी बनाया हूँ। ये सेपरेट वीडियो है केवल 3(2) BA पे, जो 2016 से जोड़ी गई है। तो कब ये धारा लगती है देख लीजिए। फर्जी भी आरोप लगाया जाता है 354 का, जब किसी महिला का, वो महिला SC ST समुदाय की होनी चाहिए, जब किसी, हाँ, और वो अपराध करने वाला व्यक्ति SC ST समुदाय से भिन्न जाति का व्यक्ति हो, जब कभी किसी महिला का लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला किया जाता है, उस पर आपराधिक बल का प्रयोग किया जाता है, क्या करने के आशय से, उसका लज्जा भंग करने के आशय से, तब धारा 354 का मुकदमा बनता है। ये IPC की धाराएं लिखी हैं। कब? जब किसी महिला का लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला किया जाता है, ठीक है, या आपराधिक बल का प्रयोग किया जाता है। जैसे कोई महिला कहीं लेटी है, सोई, उसका पैर पकड़ना, हाथ पकड़ना, तो ये लज्जा भंग में आता है, ठीक है। इतना ही नहीं, लज्जा भंग में महिला का शरीर पकड़ना, ठीक है, उसके प्राइवेट पार्ट्स को छूना, ये सब 354 यानी लज्जा भंग के श्रेणी में आते हैं। 354 का लैंगिक संबंध बनाने के लिए, महिला से संबंध बनाने के लिए, ठीक है, उससे प्रस्ताव रखना, ठीक है, और जबकि उसकी इच्छा ना हो, ठीक है, उसको कोई अश्लील पुस्तक दिखाना, इस तरह से कार्य करने पे 354 का अपराध बनता है। यानी एक तरह से 354 में मैं कहूँ तो 354 थोड़ा सा हल्का था कि आप बिना सहमति के, ठीक है, उसका महिला का घूंघट हटा देना, ठीक है, उसके शरीर को छूना, उसका पैर सहलाना, रात में देखना, महिला एकांत अवस्था में ले जाके पैर छू लेना, ठीक है, रात में पकड़ना, हाथ पकड़ना, शरीर पकड़ना, ये सब 354 का अपराध है। 354 का, हाँ, चाहे घर में घुस के या घर से बाहर, इससे मतलब नहीं है, कहीं पे भी, ठीक है, वो पब्लिक प्लेस पे भी हो सकता है। 354, ये 354 में, और 354 का में, ठीक है, उससे लैंगिक संबंध बनाने के लिए, शारीरिक संबंध बनाने के लिए उससे प्रस्ताव रखना, प्रपोजल करना, उसको इसके लिए कोई कमेंट करना, कोई टिप्पणी करना,
ठीक है, कोई इशारा करना, कोई अश्लील पुस्तक दिखाना, 354 का अपराध। 354 खा में 354 खा का अपराध तब होता है जब किसी महिला का निर्वस्त्र करने के आशय से उस पे हमला करना, यानी उसके कपड़े फाड़ देना, पब्लिक प्लेस पे नंगा कर देना, अर्धनग्न कर देना। ठीक है, तो इस तरह से 354 खा का अपराध होता है। हाँ, अब कभी कभी महिलाएं इसका दुरुपयोग करने के लिए खुद कपड़ा फाड़ देती हैं। ठीक है, आम व्यक्तियों को भी फंसाने के लिए, यहाँ तक लोक सेवक भी कोई व्यक्ति है तो उसको भी फंसाने के लिए खुद ही कपड़ा फाड़ के और चिल्लाना नाचना गाना शुरू कर देती हैं, वो गलत है। ठीक है, इस तरह से आप किसी को गलत तरीके से नहीं फंसाइए। अगर रियल में आपके साथ अपराध हुआ है तो आप मुकदमा दर्ज कराइए। तो 354 खा में, ठीक है, जब कपड़ा वगैरह फाड़ दिया गया हो महिला का, 354 गा में, अब यहाँ कपड़ा देखिए, कपड़ा किस लिए फाड़ा, निर्वस्त्र करने के आशय से कपड़ा फाड़ने पे 354 खा का मुकदमा बनता है। ठीक है, किसी का नुकसान करने के आशय से कपड़ा फाड़ देना 354 खा का मुकदमा नहीं बनता है। निर्वस्त्र करने के आशय से कपड़ा फाड़ना, मान लो हंसी हंसी में लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, कहीं आग सेक रहे हैं, आपने किसी महिला के कपड़े में थोड़ा सा आग लगा दिया, छेद हो गया उसमें, तो अगर आप उसका लज्जा भंग करने के आशय से नहीं, अनादर करने के आशय से नहीं, निर्वस्त्र करने के आशय से ऐसा नहीं किए हैं तो फिर इस धारा का अपराध नहीं बनेगा, केवल संपत्ति के नुकसान में आएगा। चलिए 354 गा, 354 गा यानी 354 में आपने देख लिया अनादर, वो लज्जा भंग करना। 354 का में लैंगिक आभासी टिप्पणी करना। खा में निर्वस्त्र करने के आशय से कार्य। गा में अगर जब कोई महिला एकांत अवस्था में, यानी SC/ST जात की कोई महिला कहीं एकांत अवस्था में, जैसे बाथरूम में हो, कहीं नहा रही हो, ठीक है, वो अपने बेडरूम पे हो, अपने बिस्तर पे हो, रात में अपने पति के साथ, ऐसी अवस्था में कपड़ा चेंज कर रही हो, यानी वो अपने को एकांत महसूस करे कि उससे कोई देख ना रहा हो, यानी उसके पति के सिवाय, तो ऐसी अवस्था में उसको देखना, एकांत अवस्था में उसे देखना, उसका फोटो खींचना, और देखने का मतलब एक बार नज़र पड़ जाना नहीं, लगातार उसे नज़र बनाए रखना, एक तक देखना, ये देखने में आता है। तो ये भी अपराध है। अगर इस तरह का आपने अपराध किया है तब भी 3(2)BA का मुकदमा बनता है। मैं यही समझा रहा हूँ कब धारा 3(2)BA का मुकदमा बनता है, वो कंडीशन बता रहा हूँ। दूसरा है किसी महिला से, ठीक है, संबंध बनाने के लिए, यानी उससे दोस्ती बनाने के लिए, उसकी इच्छा के विरुद्ध किसी महिला से दोस्ती बनाने के लिए, कौन सी महिला, SC/ST जात की किसी महिला या लड़की से दोस्ती बनाने के लिए उसकी इच्छा के विरुद्ध उसको बार बार मैसेज भेजना, उसको फ़ोन करना, उसके पास जाना, उसका पीछा करना, जहाँ जाए वहाँ पे जाना, ठीक है, तो ये पीछा करना मतलब इंटरनेट के माध्यम से पीछा करना या भौतिक रूप से पीछा करना, ये सब 354 घा का अपराध बनता है। क्या करने के लिए, उससे दोस्ती बनाने के लिए, जबकि उसने अपनी इच्छा जाहिर ना कि उसने मना कर दिया हो कि नहीं मुझे आपसे दोस्ती नहीं बनाना, उसके बाद भी उससे दोस्ती बनाने के लिए 354 घा में उसका पीछा बार बार करते रहना, ये 354 घा का मुकदमा बनता है, ये अपराध है। और ये धारा लगेगी तो 3(2)BA का भी मुकदमा बनेगा। और उसके बाद है 509 महिला का अनादर करने के आशय से उस पर कोई टीका टिप्पणी करना, आई टीजिंग यानी आंख मारना भी इसी में आता है। तो ये सब 509 में आ गया। कोई कमेंट बोलना, ठीक है, कमेंट पास करना। तो इस तरह के अपराध अगर होते हैं तो वो 3(2)BA का मुकदमा SC/ST का जरूर बनता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ऐसे अपराध होने पे मैंने हर एक धारा में, अच्छा साथ ही साथ कुछ अलग से इकट्ठा एक धाराएं लिख दी गई हैं, अभी इस पर भी चर्चा करेंगे, पहले इस पर चर्चा कर लेते हैं। जब कभी इन धाराओं के तहत इस तरह का कोई कार्य महिला के साथ किया गया, हाँ ध्यान रखिएगा, ये महिला SC/ST महिला के साथ अपराध अगर हुआ है तभी ये धारा लगेगी, पुरुष के साथ नहीं। और ये धाराएं महिला हो या पुरुष हो या संपत्ति हो, सब में लग जाता है। तो इन धाराओं में 354 का मुकदमा अगर बना है, या का बना, या खा का, गा का, घा का, ठीक है, 376 खा का, अरे सॉरी 376 खा और गा भी लिखा जो यहाँ छूट गया है, 376 खा और गा। 376 खा में जब कोई महिला और यानी पति और पत्नी, यानी SC/ST जात के पति और पत्नी पृथक रह रहे हों, अलग रह रहे हों, ठीक है, यानी तलाक नहीं हुआ,
विवाह भंग नहीं हुआ है, जुडिशियल सेपरेशन के तहत अलग रह रहे हों और संबंध बनाते हैं, तब 376 खा का मुकदमा बनता है और तब 32 BA का भी मुकदमा दर्ज होता है। साथ ही साथ 376 गा में जब पब्लिक प्लेस पे महिला की सहमति से संबंध बनाया जाता है, पब्लिक प्लेस पे महिला की सहमति से संबंध बनाया जाए, जेल में महिला की सहमति से बनाया जाए, अस्पताल में महिला की सहमति से बनाया जाए, किसी भी पब्लिक प्लेस पे जब महिला की सहमति से संबंध बनाया जाए तो वो भी ऑफेंस है और ऐसी स्थिति में भी SC/ST एक्ट का धारा 32 BA लगता है, ये ध्यान रखिएगा। और अब इस कंडीशन में किस में कितना पैसा मिलता है मैं वो समझा दूं, फिर दूसरी लिस्ट में चलता हूं। पहली लिस्ट में है 354 का मुकदमा से लेकर के 376 खा तक, ठीक है, 2 लाख रुपए मिलते हैं, ये फिक्स रकम होता है। अब ये 2 लाख कितना मिलेगा, पहला लिखा हुआ है ये सब FIR दर्ज होने पे, ठीक है, FIR दर्ज होने पे मिलता है। हाँ, 376 खा और गा, 376 खा और गा में ये रकम तब मिलती है जब उसकी मेडिकल रिपोर्ट में पुष्टि हो गई। ध्यान दीजिएगा, जब मेडिकल रिपोर्ट में पुष्टि हो गई हो तब जो है ये 376 गा और घा में पैसा मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। अगर मेडिकल रिपोर्ट में पुष्टि नहीं हुई है तो फिर ये पैसा नहीं मिलेगा, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे FIR दर्ज होने के साथ साथ मेडिकल रिपोर्ट में पुष्टि होना जरूरी है। 1 मिनट रुकिए, मैं देख लेता हूँ थोड़ा सा क्लियर इसको। हम्म, 376 गा में, ठीक, हाँ, मेडिकल रिपोर्ट की पुष्टि होने पे ही ये पैसा मिलेगा, अन्यथा ये पैसा नहीं मिलेगा, ठीक। तो 376 गा में अगर प्राधिकार में कोई व्यक्ति उसकी प्राधिकार में यहाँ तक कोई घर का भी व्यक्ति जो जिम्मेदार हो और उस समय महिला उसके साथ हो और वो भी सहमति से संबंध बनाए तब भी 376 गा का अपराध होता है, ध्यान रखिएगा। तो इस कंडीशन में यानी 376 गा और खा इन 2 धारा के लगने पे जो 50% पैसा तुरंत मिलता है वो तब मिलेगा जब मेडिकल रिपोर्ट में पुष्टि हो गई हो। बाकी धाराओं में 50% FIR दर्ज होने पे मिलता है, जैसे 354 में 50% FIR दर्ज होने पे मिलेगा, जब कोर्ट में चार्जशीट या चालान या आरोप पत्र पेश किया जाएगा तब 25% मिलेगा, और बाद में जब मामला डिसाइड हो जाएगा तब 25% मिलेगा, चाहे उसे दोषी ठहराया गया हो या दोष मुक्त कर दिया गया हो। उसके बाद फिर 354 का में 354 का देख लीजिए, 354 का लगने पे 50% 2 लाख रुपया ही है, 50% FIR दर्ज होने पे मिलता है, चार्जशीट कोर्ट में जब पेश होगी तब 25% मिलेगा, और जब मामला डिसाइड हो जाएगा तब 25% मिलेगा। मामले चाहे दोषी ठहराया गया हो या दोष मुक्त किया गया हो इससे मतलब नहीं है। फिर 354 खा में भी 2 लाख रुपया है, 50% यहाँ FIR दर्ज होने पे ही मिलता है। अब ये पैसा कितने दिन के भीतर मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, ये सब इसमें मैं नहीं बता रहा हूँ, इस पर सब अलग से भी वीडियो बने हुए हैं। कितना पैसा मिलता है, वो पैसा कितने दिन के भीतर मिलता है, ना मिलने पे क्या उपचार, इस पर सब अलग से वीडियो चैनल पे आपको मिल जाएंगे। आप प्लेलिस्ट में जा करके वहाँ से सर्च कर सकते हैं। उसके बाद तो ये यानी सब FIR दर्ज होने पे 50%, 50%, हाँ 354 गा का मुकदमा है तो 10% FIR दर्ज होने पे मिलेगा, ठीक है। 50% बाद में मिलेगा चार्जशीट पेश होने पे, और मामला जब वो दोषी ठहरा दिया जाए तब 40% मिलेगा। यानी 354 गा में दोषी नहीं ठहराया जाएगा तो 40% पैसा नहीं मिलेगा। 354 घा में 10% मिलता है FIR दर्ज होने पे, 50% मिलेगा चार्जशीट पेश होने पे, 40% मिलेगा दोषी ठहराए जाने पे। अगर दोषी नहीं ठहराया गया, दोष मुक्त हो गया तो 40% नहीं मिलेगा, केवल 60% पैसा मिलेगा। 376 खा में 50%, 2 लाख रुपया इसमें भी है, 50% FIR दर्ज होने पे मिलेगा, 25% जो है चार्जशीट कोर्ट में पेश होने पे मिलेगा, और 25% जब वो दोषी ठहरा दिया जाएगा तब मिलेगा। 376 गा का मुकदमा अगर प्राधिकारवान व्यक्ति के ने इस जेल के बाहर सादा करते, जेल के किसी कर्मचारी ने, अस्पताल के किसी कर्मचारी ने, किसी अन्य पब्लिक प्लेस पे कहीं कोई महिला काम कर रही है या किसी प्राधिकार में कहीं जा रही है जो उसको लीगल हैसियत में रखे हो,
अगर वो उसके साथ सहमति से भी संबंध बनाएगा तो ये 376 गा का अपराध बनता है। इस स्थिति में महिला को 4 लाख रुपया, महिला को या उसके पीड़ित को या उसके आश्रित को 4 लाख रुपए दिए जाते हैं। एफआईआर दर्ज होने पे 50%, चार्जशीट पेश होने पे 25%, यानी इसी 4 लाख का, और मामला डिसाइड होने पे 25%, चाहे दोषी ठहराया गया हो या न ठहराया गया हो। उसके बाद 509 का मुकदमा बनता है, यानी जिसमें कमेंट पास करना, ठीक है, अनादर करने के आशय से महिला का, तो 4 लाख रुपया, इसमें वो 2 लाख रुपया है। 25% एफआईआर दर्ज होने पे, 50%, चार्जशीट पेश होने पे, 25% दोषी ठहराए जाने पे। इसके बाद अरे दूसरी लिस्ट जरा देख लीजिए। दूसरी लिस्ट ये है, कहती है कि इन धाराओं के तहत अगर मुकदमा दर्ज हुआ है, ये धाराएं क्या हैं, 120 का दुष्कर्म करना, ठीक है, षड्यंत्र करना, ये सब अपराध हैं देश के विरुद्ध। 143 दंगा करना, बलवा करना, यानी कई सारे लोग हैं विधि विरुद्ध जमाव कर रहे हैं, दंगा कर रहे हैं, बलवा कर रहे हैं, तो देखिए ये सब ये धारा 147, 148 दंगा बलवा करना, वो बलवा दंगा नहीं, बलवा करना, दंगा पे नहीं धारा लगती है, बलवा, यानी जब 5 या अधिक लोग मिल करके इस तरह से कोई अपराध कर रहे हों कहीं पे, ठीक है, किसी व्यक्ति के खिलाफ, तब ये धारा लगती है, यानी विधि विरुद्ध जमाव या बलवा का अपराध करने पे। फिर मारपीट करने पे धारा लगी है 323, 324, ठीक है, 323 मारपीट करना, 324 भी मारपीट है घातक आयुधों से सज्जित होके, 325 घोर उपहति, 326 पे ये धारा नहीं लगती है, 3(2) BA, फिर और धारा लगती है, ठीक है, क्योंकि उसमें राहत राशि ज़्यादा मिलती है, तो 325, 323, 324, 325 के तहत मुकदमा होने पे सब मारपीट की धाराएं हैं। 326 महिला पे तेजाब फेंकने का प्रयास करना, 332 लोक सेवक को उसके कार्यों में बाधा डालने के लिए उसको डराना, 341 किसी का सदोष परिरोध करना, 359 किडनैपिंग करना, 363 ये भी किडनैपिंग, ठीक है, नहीं 363 किडनैपिंग ही है, चाहे भारत से बाहर ले जाया गया हो, चाहे भारत में किसी को किडनैप किया गया हो। 365 किडनैप करके गुप्त स्थान में कहीं छिपा के रखा गया हो, उसे जाने न दिया जा रहा हो, पकड़ के रखा गया हो कहीं गुप्त स्थान में ले जा करके किडनैप करके, तो 365 का अपराध बनता है। 447 और 506, ठीक है, इन धाराओं 506 वही धमकी देना, तो 506 हो गया, 323, 324 ये सब धाराएं, यानी धमकी देना, फिर मारना पीटना, फिर आगे धमकी देना, थाने पे गए तो मार देंगे फिर से आपको, थाने पे मत जाना, ठीक है। तो इस तरह के धाराएं लगने पे अगर कभी भी इन धाराओं के तहत किसी भी धारा, कोई भी एक धारा के तहत अगर मुकदमा दर्ज हुआ है तो वहाँ 3(2) BA जरूर लगता है। और ऐसी दशा में इन धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज होने पर अगर ये धारा नहीं है तब 2 लाख रुपया पीड़ित को मैक्सिमम दिया जाता है, जिसमें कम ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन इस रकम में कमी नहीं होती। इन धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज होने पर तो 2 लाख मिलना ही मिलना है, लेकिन इन धाराओं के तहत 2 लाख में भी परिवर्तन हो सकता है, और वो भी एफआईआर दर्ज होने पे 25% मिलेगा 2 लाख का पहले, फिर चार्जशीट कोर्ट में पेश होगा तो 50%, और जब दोषी ठहरा दिया जाएगा तब शेष 25% मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब इस धारा में अगर मुकदमा दर्ज हो गया और चार्जशीट कोर्ट में पेश होती है तो कुल मिला के 75% रकम तो मिलना ही मिलना है, यानी, और अगर दोषी ठहरा दिया गया तो पूरा 2 लाख भी मिल जाएगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। मैंने धारा 3(2) BA बताया कि 3(2) BA कब लगता है, एक तो लगभग महिलाओं के विरुद्ध अपराध पे, और ये मारपीट अगर किया गया है, किडनैप किया गया है, ठीक है, दंगा बलवा किया गया है, विधि विरुद्ध जमाव हुआ है, तब ये धाराएं अक्सर लगाई जाती हैं। यानी किसी अनुसूचित जाति जनजाति व्यक्ति को मारा पीटा गया है, ठीक है, उसको धमकियाँ दी गई हैं, उसको किडनैप करके कहीं छिपा के रखा गया है या कहीं सदोष परिरोध करके रखा गया है, 5 से अधिक लोग, ठीक है, 5 या उससे अधिक लोग मिलकर उसे घर पे आके बलवा करते हैं, ठीक है, मारने की धमकी देते हैं, कोई कार्य करने से रोकते हैं, खेत में जाने से रोकते हैं, पानी ले जाने से रोकते हैं, जानवर ले जाने से रोकते हैं, आने जाने से रोकते हैं, 5 या अधिक लोग, ठीक है, तब इस तरह की धाराएं के तहत अपराध होता है, और ये धारा वहाँ पे 3(2) BA का मुकदमा दर्ज होता है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर उसके बाद भी कोई कन्फ्यूजन रहता है तो तुरंत फ़ोन उठाइए, इस नंबर पे कॉल करिए और अपनी समस्या का समाधान कर लीजिए, ठीक है। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके रखिएगा। हाँ, अगर समझ में आता है तो वीडियो को शेयर भी करते रहिए अपने दोस्तों को, जानने वालों को, जिससे अधिक से अधिक लोगों को लाभ हो। जितने भी हमारे अनुसूचित जाति एवं जनजाति के ऐसे लोग हैं जो सताए हुए लोग हैं, बहुत पीड़ित हैं,
ठीक है, कोई उनका देखने वाला नहीं, कोई सुनवाई नहीं, कोई दलील नहीं, कोई अपील नहीं है उनकी। तो ऐसे लोगों के पास ये वीडियो पहुँचे और लोग अपने अधिकार को जाने। हाँ, मुझे कहीं कहीं चीज़ें ये सुनने में आई हैं, जैसे कि हमारे पास कॉल आती रहती हैं, कुछ लोगों ने कहा है कि सर मैं थाने पे गया था, वहाँ बताया कि कैसा पैसा मुआवजा, किस प्रकार का मुआवजा आपको दिया जाएगा। कोई मुआवजा नहीं मिलता। मतलब यहाँ तक ये है कि एक तो इस समुदाय के लोग अशिक्षित हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बड़े पैमाने पे लोग, इन लोगों को ये भी नहीं पता है कि एफआईआर दर्ज होने पे कुछ उनको पैसा भी दिया जाता है। दूसरा, जब वो इसकी मांग करने जाते हैं हमसे पूछ करके या कहीं से भी उनको पता चल जाए तो थाने पर भी उनको डांट डपट के भगा दिया जाता है कि कहीं कोई मुआवजा नहीं मिलेगा। कृपया इस तरह से कोई भी, ठीक है, उनके लीगल राइट्स का वायलेशन ना करे, अपने कर्तव्यों को समझे। जो जिसका अधिकार है, जो जिसका कर्तव्य है, हर कोई अपने अधिकार की मांग उस सीमा तक करे जहां तक उसको मिलना चाहिए, और हर व्यक्ति अपने कर्तव्यों का निर्वहन, अपने दायित्व का पालन समय तरीके से करे। ठीक है, कोई भी व्यक्ति कामचोरी वाला काम या किसी को सताने का काम ना करे।